अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू सर्विसिंग फिजिक्स। आज हम इंटरमीडिएट पार्ट 1 चैप्टर नंबर 8 फिजिकल ऑप्टिक्स एंड ग्रेविटेशनल वेव्स इसके एक्सरसाइज के एमसीक्यूज को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। अगर स्टूडेंट आप ये चाहते हैं कि एक बार देखने से आपको एमसीक्यूज कंसेप्ट के साथ क्लियर हो जाए तो हमारी इस वीडियो को आखिर तक देखना मत भूलिएगा। फर्दर एट द एंड ऑफ दिस वीडियो अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस 2025 वो एमसीक्यूज हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है उनको भी हम डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टूडेंट हम स्टार्ट करते हैं। MCQs 8.1 The phenomena of polarization of light is लाइट की पोलराइजेशन का फेनोमिना है ऑप्शन ए द प्रोसेस ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट का स्कैटर हो जाना। ऑप्शन बी द प्रॉपर्टी ऑफ लाइट टू वाइब्रेट इन अ स्पेसिफिक प्लेन, लाइट की एक प्रॉपर्टी जिसकी वजह से लाइट जो एक स्पेसिफिक प्लेन के अंदर वाइब्रेट करती है। ऑप्शन सी द एबिलिटी ऑफ लाइट टू ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन, लाइट की वो खासियत जिसकी वजह से लाइट जो एक खास या एक स्ट्रेट लाइन के अंदर ट्रैवल करती है। ऑप्शन डी द फेनोमिना ऑफ लाइट चेंजिंग कलर, लाइट का वो फेनोमिना जिसकी वजह से कलर चेंज होते हैं। स्टूडेंट थोड़ा सा अपने दिमाग पे जोर दीजिए और मुझे बताइए कि इन चार ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। अगर स्टूडेंट आपको पता नहीं चला कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन है तो आइए मैं आपको बताता हूँ। इस एमसीक्यू का करेक्ट ऑप्शन बी है द प्रॉपर्टी ऑफ लाइट टू वाइब्रेट इन अ स्पेसिफिक प्लेन। ऑप्शन बी क्यों करेक्ट है आइए हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। स्टूडेंट सपोज कि हमारे पास ऑर्डिनरी लाइट है, सन से या इलेक्ट्रिक बल्ब से हासिल होने वाली जो लाइट होती है वो ऑर्डिनरी लाइट होती है। सपोज कि हमारे पास एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, इस इलेक्ट्रिक बल्ब से निकलने वाली जो लाइट है वो ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रही है। हम क्या काम करते हैं, एक पोलराइजर का यूज करते हैं। जब ये लाइट जो है वो एक पोलराइजर से पास करेगी तो ये एक खास या एक स्पेसिफिक प्लेन के अंदर वाइब्रेट करेगी। ये जो लाइट है आफ्टर पासिंग थ्रू पोलराइजर इज कॉल्ड पोलराइज्ड लाइट एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पोलराइजेशन। दैट इज व्हाई बी इज द करेक्ट ऑप्शन। एमसीक्यूज 8.2 मेलस लॉ स्टेट्स दैट, मेलस लॉ जो है उसको किस तरह से बयान कर सकते हैं। ऑप्शन ए द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन द लाइट वेव एंड द एनालाइजर। इस ऑप्शन में वो कह रहा है कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो है वो लाइट वेव एंड एनालाइजर के एंगल के कोसाइन स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ऑप्शन बी द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन लाइट वेव एंड एनालाइजर। इसमें वो कहना यही चाह रहा है कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो है वो लाइट वेव एंड एनालाइजर के दरमियान जो एंगल है उसके साइन स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ऑप्शन सी the intensity of light is directly proportional to the angle between the light wave and the analyzer। intensity of light जो है वो light wave and analyzer के दरमियान जो एंगल होता है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ऑप्शन डी the intensity of light is inversely proportional to the angle between the light wave and the analyzer। इस ऑप्शन में वो ये कहना चाह रहा है कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो है वो लाइट वेव एंड एनालाइजर जो है उसके एंगल के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इन चार ऑप्शन में से मेलस लॉ की कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है आइए नेक्स्ट स्लाइड में वो स्टेटमेंट देखते हैं। एमसीक्यूज का करेक्ट ऑप्शन ए है जो कि मेलस लॉ की स्टेटमेंट है। व्हाट इज मेलस लॉ? द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन द लाइट वेव एंड द एनालाइजर। आइए स्टेटमेंट को थोड़ा सा हम एक्सप्लेन करते हैं। तो स्टूडेंट जब जो ऑर्डिनरी लाइट होती है वो एक पोलराइज या पोलराइड से गुजरती है तो वो एक स्पेसिफिक प्लेन के अंदर वाइब्रेट करती है। अब इस जो लाइट है इसकी इंटेंसिटी जो है उसको हम आई नॉट से डिनोट करेंगे। फिर ये जो पोलराइड लाइट है ये एक एनालाइजर से गुजरेगी तो इसकी इंटेंसिटी में चेंज आ जाएगा। इस इंटेंसिटी को हम जो है वो आई से डिनोट करेंगे। मेलस लॉ बेसिकली एक मैथमेटिकल रिलेशन है बिटवीन दीज टू इंटेंसिटी कि हमारे पास एनालाइजर से पहले लाइट की इंटेंसिटी क्या है और एनालाइजर से गुजरने के बाद लाइट की इंटेंसिटी क्या है। इसकी जो मैथमेटिकल फॉर्म है या इसकी जो मैथमेटिकल रिलेशन है उसको मेलस लॉ ने एक्सप्लेन किया था। तो हमारे पास एनालाइजर से गुजरने के बाद ये जो लाइट की इंटेंसिटी है ये होती है हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉस स्क्वायर थीटा। तो इस तरह से हमारे पास मेलस लॉ की ये स्टेटमेंट बनती है कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन द लाइट वेव एंड द एनालाइजर। इस रिलेशन के अंदर जो हमारे पास प्रोपोर्शनैलिटी है इसको जब हम रिमूव करेंगे तो हमारे पास बनेगा आई इज इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। दिस इज मैथमेटिकली फॉर्म ऑफ मेलस लॉ। 8.3 The intensity of light when it passes through a polarizer। जब लाइट जो है एक पोलराइजर से गुजरती है तो उसकी जो इंटेंसिटी है वो हो जाती है। ऑप्शन ए इंक्रीजेस बढ़ जाती है, ऑप्शन बी डिक्रीजेस कम हो जाती है, ऑप्शन सी रिमेन्स द सेम एक जैसी रहती है, ऑप्शन डी बिकम जीरो हो जाती है। करेक्ट ऑप्शन इज बी डिक्रीजेस। आइए इसको एक्सप्लेन करते हैं। स्टूडेंट जब हमारे पास जो ऑर्डिनरी लाइट होती है वो एक पोलराइजर से गुजरती है तो पोलराइजर का काम क्या है कि पोलराइजर जो है ना इस लाइट के वो तमाम कंपोनेंट्स जो इस पोलराइजर के एक्सिस के पैरेलल नहीं होते उनको ब्लॉक कर देता है और वो वाले लाइट के कंपोनेंट जो इस पोलराइजर के एक्सिस के पैरेलल होते हैं उनको वो पास करने देता है। इस तरह से लाइट के वो वाले कंपोनेंट्स जो पोलराइजर के एक्सिस के पैरेलल होते हैं वो इस पोलराइजर में से पास कर जाते हैं, बाकी जो है ब्लॉक हो जाते हैं। इसकी वजह से लाइट की जो इंटेंसिटी है वो रिड्यूस हो जाती है। इट मींस दैट कि वो डिक्रीजेज हो जाती है। दैट इज व्हाई बी इज द करेक्ट ऑप्शन।
MCQ 8.4 द एंगल बिटवीन द लाइट वेव एंड द एनालाइजर इज कॉल्ड। लाइट वेव एंड एनालाइजर के दरमियान जो एंगल होता है वो कहलाता है ऑप्शन ए पोलराइजेशन एंगल, ऑप्शन बी रिफ्रैक्शन एंगल, ऑप्शन सी एजीमुथ एंगल, ऑप्शन डी रिफ्लेक्शन एंगल। तो स्टूडेंट इसका करेक्ट ऑप्शन जो नेक्स्ट स्लाइड में मौजूद है, इस एमसीक्यू का करेक्ट ऑप्शन इज ए पोलराइजेशन एंगल। स्टूडेंट जब आप हायर क्लासेस में या बड़ी क्लासेस में जब आप जाएंगे तो वहाँ जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो एजीमुथल एंगल होता है, क्योंकि आपके सिलेबस में एजीमुथल एंगल का कोई कंसार नहीं है, कोई जिक्र नहीं है, तो दैट इज़ वाई हमारे पास जो पॉसिबल करेक्ट ऑप्शन है वो पोलराइजेशन एंगल है। तो स्टूडेंट ये हमने चैप्टर के अंदर इसको पढ़ा था कि जब पोलराइज लाइट जो है वो एनालाइजर से गुजरती है तो एनालाइजर और पोलराइजेशन ऑफ लाइट के दरमियान जो एंगल होता है इन पोलराइजेशन एक्सपेरिमेंट में, उस एंगल को हम पोलराइजेशन एंगल कहते हैं। दैट इज़ वाई ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। MCQ 8.5 द की पर्पस ऑफ एन एनालाइजर इन अ पोलराइजेशन एक्सपेरिमेंट इज। पोलराइजेशन एक्सपेरिमेंट के अंदर एनालाइजर जो है इसका मेन फंक्शन क्या होता है या इसका बेसिक मकसद क्या होता है। ऑप्शन ए है टू पोलराइज द लाइट, ऑप्शन बी टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ऑप्शन सी टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ लाइट, ऑप्शन डी टू एनालाइज पोलराइज लाइट बाय ब्लॉकिंग अनवांटेड कंपोनेंट्स। इस एमसीक्यूज का करेक्ट ऑप्शन बी है टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। आइए इसको एक्सप्लेन करते हैं। स्टूडेंट हमने इस चैप्टर के अंदर ये स्टडी किया था कि जब हमारे पास एक ऑर्डिनरी लाइट जो है वो एक पोलराइजर से गुजरती है तो एक स्पेसिफिक प्लेन के अंदर वाइब्रेट करती है। हमारे पास पोलराइजर से गुजरने के बाद जो लाइट की इंटेंसिटी है वो है हमारे पास I0। इसके बाद हम एक एनालाइज़र यूज़ करते हैं, इस एनालाइज़र को हम एंगल थीटा पे रोटेट कर देते हैं और ये जो हमारे पास पोलराइज लाइट है इसको इस एनालाइज़र से पास करवाते हैं। ये जो पोलराइज लाइट है ये जब इस एनालाइज़र से गुजरेगी तो इसकी जो इंटेंसिटी है वो हमारे पास होगी I। देखें स्टूडेंट, एनालाइज़र से गुजरने से पहले एंड एनालाइज़र से गुजरने के बाद ये जो हमारे पास पोलराइज लाइट है इसकी इंटेंसिटी में क्या चेंज आया है इसको हम मेलस लॉ से कैलकुलेट करते हैं। सो दैट इज़ वाई बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। MCQ 8.6 the mathematical expression of Malus law is। Malus law की मैथमेटिकली फॉर्म क्या है। ऑप्शन ए I is equal to I naught cos square theta, ऑप्शन बी I is equal to I naught sin square theta, ऑप्शन सी I is equal to I naught tan square theta, ऑप्शन डी I is equal to I naught cot square theta। करेक्ट ऑप्शन इज ए I is equal to I naught cos square theta। स्टूडेंट हमने चैप्टर के अंदर भी ये पढ़ा था कि Malus law relates the transmitted light intensity to the cosine square of the angle between the analyzer and the light wave। That is why हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो ए है। MCQ 8.7 the effect of increasing the angle between the light wave and the analyzer on light intensity। जी स्टूडेंट, लाइट वेव एंड एनालाइजर के दरमियान जो एंगल है अगर हम उसको इंक्रीज कर देते हैं तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे क्या असर पड़ेगा। ऑप्शन ए द इंटेंसिटी इंक्रीजेस, इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, ऑप्शन बी द इंटेंसिटी डिक्रीजेस, इंटेंसिटी जो है वो कम हो जाएगी, ऑप्शन सी द इंटेंसिटी रिमेन कांस्टेंट, इंटेंसिटी जो है वो मुश्किल रहेगी, ऑप्शन डी द इंटेंसिटी बिकम जीरो, क्या इंटेंसिटी जो है वो जीरो हो जाएगी। करेक्ट ऑप्शन इज बी द इंटेंसिटी डिक्रीजेज। जी एंगल के बढ़ जाने से जो इंटेंसिटी है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। बट क्यों डिक्रीज होती है आइए हम इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। स्टूडेंट एज वी नो दैट आई इज इक्वल टू I naught cos स्क्वायर थीटा, ये हमारे पास है मेलस लॉ की मैथमेटिकल फॉर्म। स्टूडेंट चूँकि यहाँ हमारे पास जो इंटेंसिटी है या इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो है ये फंक्शन है cos स्क्वायर थीटा का। अब देखें स्टूडेंट, जो हमारे पास cos स्क्वायर थीटा है ना इसकी रेंज है 0 से 1। स्टूडेंट इस cos की जो रेंज है इसकी जो मिनिमम वैल्यू वो 0 है एंड मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 1 है। तो cos की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 0 एंगल पे होती है। अब हमारे पास एंगल जो है वो 0 है, जब हम cos 0 लेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1। इस सूरत में हमारे पास जो इंटेंसिटी है वो मैक्सिमम होगी। अब हम जब इस एंगल को इंक्रीज करते जाएंगे तो हमारे पास ये जो cos है इसकी वैल्यू क्या होती जाएगी, कम। चूँकि cos जो है ये फंक्शन है इंटेंसिटी का, जब हमारे पास एंगल के इंक्रीज हो जाने से cos की वैल्यू कम हो जाएगी तो हमारे पास जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट है वो भी डिक्रीज होती जाएगी। दैट इज़ वाई बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। MCQ 8.8 the condition for maximum intensity of light in a polarization experiment is when। जी किस कंडीशन पे इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो है वो मैक्सिमम होती है। ऑप्शन ए द लाइट वेव एंड एनालाइजर आर परपेंडिकुलर, जब लाइट वेव एंड एनालाइजर जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। ऑप्शन बी द लाइट वेव एंड एनालाइजर आर पैरेलल, जब लाइट वेव एंड एनालाइजर जो है एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। ऑप्शन सी द एंगल बिटवीन देम इज 0, जब लाइट वेव एंड एनालाइजर जो है उनके दरमियान एंगल 45 डिग्री होता है। ऑप्शन डी द एंगल बिटवीन देम इज 60 डिग्री। इट मींस दैट लाइट वेव एंड एनालाइजर के दरमियान एंगल जो है वो 60 डिग्री होता है। स्टूडेंट इस MCQ में हमें ये बताना है कि किस एंगल पे हमारे पास लाइट वेव एंड एनालाइजर जो है वो मैक्सिमम इंटेंसिटी देते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी द लाइट वेव एंड एनालाइजर आर पैरेलल।
तो इट मीन्स दैट कि हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो है वो मैक्सिमम तब होगी जब हमारे पास लाइट वेव एंड एनालाइजर जो है एक दूसरे के पैरेलल होंगे। इसका बी क्यों करेक्ट ऑप्शन है? बिकॉज स्टूडेंट हमारे पास जो मेलस लॉ है उसमें जो इंटेंसिटी है वो फंक्शन है हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा के। अब हमारे पास जब लाइट वेव एंड जो एनालाइजर है वो दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगे तो उस सूरत में हमारे पास जो एंगल होगा वो 0 डिग्री होगा। जब हम इस 0 को यहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास जो कॉस है वो 1 देगा वैल्यू। तो दैट इज़ वाई हमारे पास जब लाइट वेव एंड एनालाइजर जो है वो एक दूसरे के पैरेलल होंगे तो उस सूरत में हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो है वो मैक्सिमम होगी। MCQ 8.9 द अनवांटेड लाइट दैट इंटरफेयर्स विद वीएन इज टर्म एज। नाखुशगवार लाइट की कौन सी टर्म है जिसकी वजह से हमारी वीएन जो है मुतासर होती है? ऑप्शन ए हैज़, ऑप्शन बी ग्लेयर, ऑप्शन सी कंट्रास्ट, ऑप्शन सी फ्लेयर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी ग्लेयर। बेसिकली स्टूडेंट जो ग्लेयर होती है ना वो एक्सेसिव ब्राइटनेस होती है जिसकी वजह से हमारी जो विजन है उसका कंफर्ट जोन एंड जो उसकी क्लैरिटी है वो रिड्यूस हो जाती है। दैट इज़ वाई बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। MCQ 8.10 हु प्रिडिक्टेड द एग्जिस्टेंस ऑफ ग्रेविटेशनल वेव्स। इस MCQ में वो ये पूछना चाह रहा है कि किस साइंसदान ने ग्रेविटेशनल वेव की मौजूदगी की प्रेडिक्शन की थी? ऑप्शन ए है गैलीलियो गैलीलाई, ऑप्शन बी है अल्बर्ट आइंस्टाइन, ऑप्शन सी है आइजैक न्यूटन, ऑप्शन सी है लियोनार्डो डी विंची। इसका करेक्ट ऑप्शन है बी अल्बर्ट आइंस्टाइन। स्टूडेंट इन 1916 में जब अल्बर्ट आइंस्टाइन ने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पेश की तो उसमें उसने ये प्रेडिक्शन दी कि ग्रेविटेशनल वेव जो है वो मौजूद होती हैं। आइंस्टाइन की प्रेडिक्शन के बाद डिफरेंट साइंटिस्ट जो है वो इस खोज में लग गए कि आया कि वाकई हमारे पास ग्रेविटेशनल वेव मौजूद होती हैं या नहीं। 1916 के बाद साइंटिस्ट जो है इस खोज में लगे रहे, वक्त चलता रहा, वक्त बदलता रहा एंड इन 1974 में दो लोगों ने इनडायरेक्ट कन्फर्मेशन कर दी कि ग्रेविटेशनल वेव जो है वो मौजूद होती हैं। इन दो लोगों के बाद फिर मजीद जो है इसकी खोज में साइंटिस्ट जो है वो लगे रहे, वक्त चलता रहा, वक्त बदलता रहा, यहाँ तक कि इन 2015 के अंदर ब्लैक होल्स की वजह से ये डायरेक्ट कन्फर्मेशन मिल गई कि ग्रेविटेशनल वेव जो है वो मौजूद होती हैं। एंड इन 2016 में ऑफिशियली तौर पर यह अनाउंस कर दिया गया कि जो ग्रेविटेशनल वेव जो हैं उसका वजूद है, इट मीन्स दैट के वो मौजूद हैं। देखें स्टूडेंट 100 साल बाद ये जो अल्बर्ट आइंस्टाइन की प्रेडिक्शन थी ये सच साबित हुई। सो दैट इज़ वाई बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। MCQ 8.11 व्हाट आर ग्रेविटेशनल वेव्स? ग्रेविटेशनल वेव्स हैं ऑप्शन ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ऑप्शन बी मैकेनिकल वेव्स, ऑप्शन सी ओशन वेव्स, ऑप्शन डी रिपल्स इन द फैब्रिक ऑफ स्पेस टाइम। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी रिपल्स इन द फैब्रिक ऑफ स्पेस टाइम। स्टूडेंट स्पेस टाइम जो है बेसिकली स्पेस एंड टाइम का एक स्ट्रक्चर है। स्टूडेंट जब कोई मैसिव ऑब्जेक्ट जो है लाइक हमारे पास न्यूट्रॉन स्टार या ब्लैक होल्स ये मूव करते हैं या कोलाइड करते हैं तो उस वजह से जो स्पेस टाइम है ना उसमें एक डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाती है। उस डिस्टर्बेंस की वजह से रिपल्स क्रिएट होती हैं जो कि ऊपर को उठ रही होती हैं, उनकी वजह से हमारे पास जो है वो ग्रेविटेशनल वेव्स पैदा होती हैं। इसकी मिसाल ऐसे ले सकते हैं कि जैसे आप एक पानी के अंदर जो है पत्थर फेंकें तो उस पानी पे रिपल्स, इट मीन्स दैट कि वो वेव जो हैं वो ऊपर को उठ रही होती हैं। तो सेम ऐसे ही जब हमारे पास कोई मैसिव ऑब्जेक्ट जो है वो आपस में कोलाइड करते हैं या मूव करते हैं तो उनकी डिस्टर्बेंस की वजह से वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, उन वेव्स को हम जो है वो ग्रेविटेशनल वेव्स कहते हैं। सो दैट इज़ वाई डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, रिपल्स इन द फैब्रिक ऑफ स्पेस टाइम। MCQ 8.12 which is the primary method used to detect gravitational waves? कौन सा प्राइमरी मेथड जिसकी वजह से हम ग्रेविटेशनल वेव जो हैं उनको डिटेक्ट कर सकते हैं? ऑप्शन ए ऑप्टिकल टेलीस्कोप्स, ऑप्शन बी रेडियो टेलीस्कोप्स, ऑप्शन सी लेजर इंटरफेरोमेट्री, ऑप्शन डी ग्रेविटेशनल लेंसिंग। तो इसका करेक्ट ऑप्शन सी है लेजर इंटरफेरोमेट्री। स्टूडेंट इसकी एक्सप्लेनेशन ये है कि लेजर इंटरफेरोमेट्री सच एज लिगो डिटेक्ट एक्सट्रीमली स्मॉल स्पेस टाइम डिस्टॉर्शन। स्टूडेंट ये जो हमारे पास लिगो है ना बेसिकली ये हमारे पास लेजर इंटरफेरोमेट्री ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी कहलाता है जिसका ये लिगो एक्रोनिम है। सो इसकी मदद से जो स्पेस टाइम के अंदर एक्सट्रीमली स्मॉल डिस्टॉर्शन प्रोड्यूस होती है जिनको हम ग्रेविटेशनल वेव कहते हैं उनकी हम डिटेक्शन करते हैं। MCQ 8.12 which of the following is a primary source of gravitational wave? ग्रेविटेशनल वेव का प्राइमरी सोर्स कौन सा है? मतलब कि कौन सा ऐसा सोर्स है प्राइमरी जिसकी वजह से ग्रेविटेशनल वेव जो है प्रोड्यूस होती है? ऑप्शन ए बाइनरी ब्लैक होल्स, ऑप्शन सी सोलर फ्लेयर्स, ऑप्शन सी अर्थक्वेक्स, ऑप्शन डी सोलर विंड। इसका करेक्ट ऑप्शन है ए बाइनरी ब्लैक होल्स। स्टूडेंट बेसिकली जो बाइनरी ब्लैक होल है ये वेरी मैसिव ऑब्जेक्ट होते हैं। इन मीन्स दैट कि ये कॉस्मिक इवेंट में से आ जाते होते हैं। तो कॉस्मिक इवेंट में से जो ब्लैक होल्स होते हैं ना जब ये मर्ज करते हैं या ये मूव करते हैं तो इसकी वजह से स्पेस टाइम जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है, उसमें एक डिस्टॉर्शन क्रिएट हो जाती है, उस डिस्टॉर्शन की वजह से ग्रेविटेशनल वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। सो दैट इज़ वाई जो हमारे पास ग्रेविटेशनल वेव्स हैं उनका जो प्राइमरी सोर्स है वो बाइनरी ब्लैक होल्स हैं।
स्टूडेंट एट द एंड अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस 2025 वो एमसीक्यू जो हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है वो नोट कर लें। एमसीक्यू नंबर 5, 8, 9 एंड 10 ये वाले जो एमसीक्यूज हैं ये हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है। इन एमसीक्यूज को करने का कोई फायदा नहीं है, सो इन एमसीक्यूज को स्टूडेंट आप स्किप कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का हमारा लेक्चर पसंद आया होगा। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।